हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपनी वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम उसी फैक्टर पर नजर डालते हैं, उसी नंबर पर नजर डालते हैं जिस पे हमने कई हफ्तों से नजर रखी हुई है, यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड पे। उसकी नंबर अभी 1.662%, ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास आ रही है। आप देख रहे हैं कि कई हफ्तों से ये वैल्यू 1.5% से 1.75% के बीच में हवर अराउंड कर रही है। रेंज बाउंड मूवमेंट इसकी रह रही है। पिछली वीक हमने देखा था कि ये वैल्यू 1.71% के आसपास थी, वहां से थोड़ी सी गिरावट आई है, विच इज अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर ये वैल्यू रेंज बाउंड रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, दैट विल बी नाइस। स्टॉक मार्केट के पी वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगी, इसलिए हर वीक हम इस नंबर को रिव्यू करते रहते हैं। अभी ये नंबर 1.66% के आसपास आ रही है, विच इज स्लाइटली लोअर देन द लास्ट वीक्स वैल्यू विच वाज 1.71%। निफ्टी की ओवरऑल वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 0.2% की नेगेटिव मूवमेंट के साथ, डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुई है निफ्टी इस वीक। तो अभी मोटा मोटा आप यही समझ सकते हैं कि कंसोलिडेशन चल रही है। 0.2% की मूवमेंट कुछ भी नहीं मानी जाएगी, कोई खास मूवमेंट नहीं थी। रेंज बाउंड मूवमेंट अभी भी चल रही है निफ्टी की, वो हम आगे आने वाले चार्ट्स पे भी देखने वाले हैं। वन डे चार्ट पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, जो ये रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, उससे नीचे चल रही है निफ्टी। काफी दिनों से एक्चुअली कंसोलिडेशन चल रही है। आप समझ सकते हैं कि 1-1.5 महीने से कम कंसोलिडेशन ये चल रही है। निफ्टी की रिट्रेसमेंट हुई है लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन से, और वहां से फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन चल रही है। इसी चीज को आप इस चार्ट पर और थोड़ी और नजदीकी से देख सकते हैं। यहाँ जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, ये करीबन 1000 पॉइंट की रेंज बाउंड मूवमेंट है, उसके बीच में निफ्टी की मूवमेंट चल रही है करीबन 1-1.5 महीने से। निफ्टी स्टिल कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, रेड डॉटेड लाइन, वहां से रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन चल रही है। इट इज करेंटली जस्ट अबव 50 ईएमए। आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है, ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उस लाइन के जस्ट अबव है। तो इट इज करेंटली वेरी नियर 50 एंड 100 ईएमए। ये 50 और 100 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दोनों के आसपास चल रही है निफ्टी। अभी अपने 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू मीडियम टर्म। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन चूंकि चल रही है और आपको कंसोलिडेशन के साथ साथ अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है। कभी कभी यहां तक कि बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि करीब 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स की भी मूवमेंट आती है और वहां से फिर रिट्रेस करती है निफ्टी सेम डे पे। तो इतनी ज्यादा जब वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, विक्स के नंबर भी अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। हालांकि पिछली वीक से थोड़ी गिरावट आई है, कच्चों की कंसोलिडेशन चल रही, रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है, तो विक्स की भी वैल्यू में थोड़ी गिरावट आई है। अब 16-17 का वैल्यू हो गया विक्स का कंपेयर टू 20 विच वाज अ वीक अगो। तो इन सभी फैक्टर्स को देख के हमें ये लगता है कि अभी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी, बरकरार रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। वीकली चार्ट पर नजर डालें तो आप थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है, वीक की मूवमेंट को दिखा रही है। तो वहां पे भी एक जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, उसके नीचे है निफ्टी। अभी इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है, इट वाज एन इनडिसाइसिव लॉन्ग टेल्ड वीकली कैंडल। आप देख सकते हैं इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है, जो आखिरी कैंडल आप देख पा रहे हैं, रेड कैंडल है और साथ ही साथ इसके टेल्स बहुत बड़े हैं और बॉडी काफी छोटी है। तो ये इनडिसीजन को दिखाती है, इनडिसाइसिवनेस दिखाती है। इट इज अ लॉन्ग टेल्ड वीकली कैंडल एंड द निफ्टी इज स्टिल वेल बिलो वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। ये जो रेड डॉटेड लाइन है उससे काफी नीचे है निफ्टी, बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इट इज स्टिल वेल अबव ऑल वीकली ईएमएस, जो 50, 100, 150 और 200 चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, उनसे काफी ऊपर है निफ्टी। तो अभी भी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लान कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क कैसे अपनी स्ट्रीमलाइन बना के रख सकते हैं, उसकी चर्चा हम वीडियो में आखिरी में करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि मीडियम टर्म में अभी कोई बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं आई है। हालांकि वीकली बेसिस पे इनडिसीजन जरूर दिख रही है। लॉन्ग टेल वीकली कैंडल बनी है और वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। इनडिसीजन है तो इनडिसीजन का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टर्स आर नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कि नीचे जानी चाहिए निफ्टी को या ऊपर जाना चाहिए। जब निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे जाने लगती है तो खरीदारियां होने लगती हैं, और जब निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगती है, 15,000 को अप्रोच करने लगती है, तो वहां से बिकवाली होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की इंडिसीजन का मतलब यही होता है कि वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, विच वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू इन द कमिंग फ्यू डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑनेस्टली।
अब आखिर के टेक्निकल पैटर्न्स को अगर देखें तो मंथली कैंडल पे हम नजर डालते हैं, मंथली चार्ट पैटर्न पे नजर डालते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ की मूवमेंट को दिखा रही है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं अभी भी इनडिसीजन जरूर है, पिछले 2-3 महीनों से इनडिसीजन थोड़ी चल रही है, थोड़ी जो पैटर्न्स बन रही है थोड़ी इनडिसाइसिव बन रही है, बट निफ्टी स्टिल मॉडरेटली बुलिश लॉन्ग टर्म की पैटर्न्स आप देखें, यहाँ पे कई सालों की आप चार्ट्स देख सकते हैं। चूंकि मंथली कैंडल्स को हम देख रहे हैं तो कई सालों की चार्ट पैटर्न्स को आप देख सकते हैं। तो वहां पे ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न यही दिखा रही है कि अभी भी लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश है निफ्टी, बहुत ज्यादा कोई बेरिशनेस नहीं आई है, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर चल रही है। पिछले 2-3 महीनों से आप देख रहे हैं जो कैंडल्स बन रही हैं वो काफी इनडिसाइसिव बन रही हैं, कंसोलिडेशन को दिखा रही हैं सारी कैंडल्स। दिस मंथ has started volatile so far and it is continuing consolidation from last month. लास्ट मंथ की कैंडल यानी कि सेकंड लास्ट कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मार्च की कैंडल बनी थी बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव थी, काफी लंबे टेल्स थे और बॉडी काफी छोटी थी। इस मंथ की भी जो अभी तक कैंडल शुरुआत हुई है मोटा मोटा उसी तरह की कैंडल बनी है, इसकी भी टेल्स बहुत लंबी है और बॉडी काफी छोटी है। तो इस तरह की इनडिसीजन अभी भी दिख रही है कैंडल्स पे। वॉलेटिलिटी कैन स्टे फॉर मीडियम टर्म। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की करंट वैल्यू 52 के आसपास आ रही है, 51.6 टू बी प्रिसाइज। इट इज करेंटली स्टिल इन द न्यूट्रल जोन, जैसा हम हर वीक देखते हैं और मैं रिमाइंड कराता हूं 30 से 70 के बीच में जब वैल्यू होती है आरएसआई की तो हम उसको न्यूट्रल मानते हैं। तो अभी भी न्यूट्रल जोन में ही है। इट इज डेफिनेटली नॉट ओवरसोल्ड, इट इज डेफिनेटली नॉट ओवरबॉट, न्यूट्रल जोन में ही है। बट इट हैज वीकेंड स्लाइटली फ्रॉम लास्ट वीक हमने देखी थी कि ये वैल्यू 52 पॉइंट समथिंग थी, तो 52 की वैल्यू से अभी भी 52 के आसपास ही है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई है, बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, कंसोलिडेशन चल रही है और वही चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। आरएसआई की वैल्यू में हल्की सी ड्रॉप है बट बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। एमएससीडी की बात करें तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि वहां पे बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। सो द ब्लैक लाइन हैज क्रॉस्ड ओवर द रेड लाइन व्हिच हैज शोन अ बुलिश क्रॉसओवर। इट इज पिकिंग अप स्ट्रेंथ एंड गैप इज स्टार्टिंग टू वाइडन। आप देख सकते हैं ये जो गैप है धीरे धीरे वाइड होती जा रही है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर नहीं बना है, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर डेफिनेटली बना है और ये हमें आगे देखना पड़ेगा कि क्या ये बुलिश क्रॉसओवर और स्ट्रॉन्ग होता है या फिर यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसी हमें सिचुएशन दिखती है और फिर से एक बेरिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ चलता है एमएससीडी। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट न्यूज दिस वीक वाज आरबीआई लीविंग ऑल द की रेट्स अनचेंज्ड। उन्होंने रेपो रेट को 4% पे और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे छोड़ दिया है। दे हैव मेंटेन्ड देयर एकोमोडेटिव स्टांस। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी की यही अनाउंसमेंट थी, यही उनकी स्टेटमेंट थी कि दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर एकोमोडेटिव स्टांस एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू रिवाइव ग्रोथ इन अ सस्टेनेबल मैनर। वो कह रहे हैं कि जब तक ग्रोथ सस्टेनेबल मैनर में वापस नहीं आ जाती है तब तक आरबीआई विल बी एबल टू मेंटेन इट्स एकोमोडेटिव स्टांस। और उनकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फॉर जीडीपी दिस फाइनेंशियल ईयर FY22 में 10.5% की। आईएमएफ की प्रोजेक्शन आई थी, उन्होंने पॉजिटिव रिवीजन की है, 12.5% की ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है, लेकिन आरबीआई ने मेंटेन किया है 10.5% की ग्रोथ प्रोजेक्शन को। एंड दीज आर रियल जीडीपी प्रोजेक्शंस। अगर नॉमिनल की बात करें तो इसमें आपको इन्फ्लेशन को ऐड करना पड़ेगा, तो वो करीबन 14% 15% के आसपास नॉमिनल ग्रोथ आ जाएगी। तो ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट को आराम से आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट की टेक अवे यही है कि आरबीआई की एकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रहेगी। उन्होंने कहा है कि दे विल मेंटेन द एकोमोडेटिव स्टांस एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी नीड्स फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ रिकवरी। फिर एम्फी की मार्च रिपोर्ट, एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड्स की जो टोटल एसोसिएशन है इंडिया में, उसमें जो हर मंथ एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि कितने इक्विटी में आउटफ्लोज इनफ्लोज हुए, डेट फंड्स में कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए, तो उसकी बात की जाती है, उसकी स्टेटमेंट दी जाती है। उसमें ये देखा गया है कि 9 महीनों के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 9 मंथ्स इक्विटी फंड्स हैव सीन इनफ्लोज। 8 महीनों से लगातार आउटफ्लोज हो रहे थे इक्विटी फंड से। पहली बार 9 महीनों में ये पहली बार हुआ है कि इक्विटी फंड्स में इनफ्लोज हुए हैं, और उल्टा क्या हुआ है कि डेट फंड से इस मंथ आउटफ्लोज हुए हैं। तो फरवरी में डेट फंड्स में इनफ्लोज रजिस्टर किए गए थे, लेकिन वहां से फिर से एक आउटफ्लो इस मंथ देखी गई है। मंथली कंट्रीब्यूशन टू एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जितने भी इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन करीबन 9,100 करोड़ 9,200 करोड़ के आसपास आई है, कंपेयर टू 7,500 करोड़ इन फरवरी। तो फरवरी में जो नंबर 7,500 करोड़ के आसपास थी वो अच्छी खासी बढ़ के करीबन 20% उस नंबर में जंप आई है, एंड दैट फिगर हैज रीच्ड 9,182 करोड़ इन मार्च। फिर टाइटन के जो नंबर्स थे, दे हैव शोन वेरी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन Q4। तो Q4 के प्रॉफिट नंबर्स, अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह सब कुछ की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सेल्स के नंबर्स टाइटन ने अनाउंस किए हैं, एंड दे हैव शोन 60% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ विच इज स्टुपेंडस, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये लो बेस के कारण, जब हम ईयर ऑन ईयर पे कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 2020। तो 2020 में आपको पता है कि मार्च में तो कई सारे दिन लॉकडाउन ही थे,
तो मार्च की तो टोटल सेल्स उनकी अच्छी हुई ही नहीं होगी, जनवरी फरवरी की थोड़ी बहुत सेल्स हुई होगी, तो उससे कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर भी है। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन तो उसी तरह से होती है, तो लो बेस का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दे आर ऑल्सो सीइंग इंप्रूव डिमांड एंड डिप इन गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड प्राइसेस डिप हो गई, जिसके कारण डिमांड भी थोड़ी बढ़ गई है, और खासकर फिर शादियां वगैरह भी थोड़ी कंटिन्यू होना शुरू हो गई हैं, तो इसके कारण थोड़ी डिमांड इंप्रूव हो गई है। साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस में डिप भी आई है, तो डिमांड उसके चलते भी थोड़ी बूस्ट हो गई है। प्लस इतनी ज्यादा लो बेस थी पिछले साल की, उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो 60% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इज स्टिल वेरी स्ट्रांग। बट यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि बेस बहुत ही छोटा है। हम जितने भी अभी Q4 रिजल्ट्स अभी एनालाइज करना शुरू करेंगे हर वीक, तो हमें दिखता जाएगा कि बहुत स्टुपेंडस नंबर्स आपको दिखने वाले हैं मोस्ट लाइकली ज्यादातर कंपनीज के लिए, क्योंकि जो बेस है, और केवल इसी क्वार्टर के लिए नहीं, आगे आने वाले एक दो क्वार्टर्स में आपको बहुत स्टुपेंडस ईयर ऑन ईयर नंबर्स की ग्रोथ आपको दिखेगी, मोस्ट लाइकली दिखेगी। अगर कोविड के नंबर्स अभी बहुत ज्यादा अगर ऊपर नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है, तो आपको अच्छे नंबर्स दिखने चाहिए इस साल। लेकिन इन सभी नंबर्स को एनालाइज करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये सारे बहुत लो बेस पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिख रही है। इन्होंने ये कहा है कि ज्वेलरी डिवीजन हैज इमर्ज वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम द क्राइसिस। कोविड क्राइसिस से बहुत स्ट्रांगली इमर्ज किया है ज्वेलरी डिवीजन ने, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी साइन। वॉचेस एंड वेयरेबल्स एज वेल एज द आईवेयर डिविजन्स आर आल्सो शोइंग गुड प्रोग्रेस। उन्होंने ये कहा है कि कोविड क्राइसिस के बाद वॉचेस एंड वेयरेबल्स, यानी कि ये वॉचेस बनाते हैं वो डिवीजन, इनकी घड़ी बनाने वाली डिवीजन, फिर वेयरेबल्स का मतलब होता है यानी कि सन ग्लासेस वगैरह भी, फास्ट ट्रैक वगैरह, इन्हीं की ब्रांड्स हैं, तो उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस आई है। साथ ही साथ आईवेयर डिवीजन, जो आपको पता है कि इनका टाइटन आई प्लस ब्रांड है, तो उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है इनको। दे आर ऑल्सो शोइंग वेरी गुड प्रोग्रेस ऑन रिकवरी। फिर सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी डिमांड फोरकास्ट हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कमबैक इन डिमांड इन सेमी अर्बन एंड रूरल हाउसिंग एंड द गवर्नमेंट्स थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इन सभी चीजों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण सीमेंट स्टॉक्स की डिमांड में अच्छी खासी अपसर्ज एंटिसिपेशन ऐसी है कि उनकी बहुत सारी डिमांड रिकवरी होने वाली है, अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो उसके कारण अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट भी दिख रही है इन द स्ट्रॉन्ग सीमेंट कंपनीज। फिर IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि एक छोटा बैंक है लेकिन वन ऑफ द मोर अपकमिंग रिटेल बैंक्स अगर मैं कहूंगा तो एक अच्छी बैंक आप मान सकते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ P वैद्यनाथन जी। उन्होंने बहुत अच्छी लीड की है रिटेल आर्म ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक को, तो उसके कारण इस बैंक पे मैं भी नजर रखता हूं और आप भी नजर रख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोर अपकमिंग बैंक्स। कुछ चीजें हैं, इनकी लेगेसी लोन्स हैं, बहुत सारे इनके NPAs के इश्यूज पहले रहे हैं, तो उन सभी चीजों का अभी भी इनको थोड़ा झेलना पड़ रहा है। लेकिन P वैद्यनाथन जी ने बहुत अच्छा काम किया है और दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द बैलेंस शीट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक सिग्निफिकेंटली। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने QIP लॉन्च की थी अभी और 3000 करोड़, तो 3000 करोड़ की इनकी QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल परचेज। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मौका दिया जाता है कि अच्छी रेट्स पे वो बैंक की शेयर्स उठा सकते हैं। तो 57.35 पर शेयर की रेट रखी गई थी और उस पर 3000 करोड़ की इन्होंने फंड रेजिंग की है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जो दो चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज 43% ईयर ऑन ईयर, विच इज अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। और एक और प्रॉमिसिंग चीज है कि इनकी जो कासा रेशियो है, इट हैज इंप्रूव टू 52% कंपेयर टू 32% लास्ट ईयर। तो 32% की नंबर थोड़ी बिलो एवरेज थी, थोड़ी कम थी, लेकिन उसमें और अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई और अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग कासा नंबर इनका 52% का कासा रेशियो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाएगा। तो इनकी कासा रेशियो भी इंप्रूव हुई है, प्लस द टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स हैव आल्सो इंक्रीज 43% ईयर ऑन ईयर, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। फिर कैडिला हेल्थकेयर को US FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US से मल्टीपल ड्रग्स के लिए नॉड मिल गई, यानी कि उनको अप्रूवल मिल गई है फॉर मल्टीपल ड्रग्स। तो ये बहुत सारे पेटेंटेड ड्रग्स की जेनेरिक फॉर्म्स बनाते हैं कैडिला हेल्थकेयर वाले, उनको उन सभी जेनेरिक ड्रग्स की सेल के लिए अप्रूवल दे दी गई है। क्या क्या नाम है आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एक इनका कैंसर ड्रग है और दूसरा इनका हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए एक टैबलेट है, जिन दोनों चीजों के लिए इनको अप्रूवल US FDA से मिल गई है। तो ये अच्छी बात है, इनकी सेल्स रेवेन्यू वगैरह बढ़ सकती है, US में सेल्स बढ़ सकते हैं इन सभी ड्रग्स के। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर कैडिला हेल्थकेयर। फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स, जैसे हमने सीमेंट स्टॉक्स की बात की थी, उसी तरह से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी आउटलुक दिख रही है। सो द फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर रैलिंग ऑन बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग आउटलुक ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू। उन्होंने ये कहा है कि रबी हार्वेस्ट भी अच्छी हुई है और मॉनसून की भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है, जिनके कारण खरीफ सीजन भी अच्छी हो सकती है। तो इसके कारण फर्टिलाइजर्स की डिमांड में अच्छी खासी रिकवरी आई है, अच्छी खासी सस्टेन्ड ग्रोथ दिख रही है, एंड ऑल दीज फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर रैलिंग ऑन द बैक ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग आउटलुक। फिर L&T की हम ऑलमोस्ट मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई एक न्यूज आइटम मिल ही जाता है।
एल को और भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिली है सऊदी अरेबिया में। डोमेस्टिक ऑर्डर्स की तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं, पिछले हफ्ते में हमने बात की थी कि एल को 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, और ये तो और भी बड़ा प्रोजेक्ट है इन द रेंज ऑफ 5,000 to 7,000 करोड़। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इनको सऊदी अरेबिया में टू बिल्ड अ सोलर प्रोजेक्ट। तो एक लार्ज सोलर प्रोजेक्ट बनाने का, एक कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है एल को इन सऊदी अरेबिया, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट को डोमेस्टिक ऑर्डर्स तो मिल ही रहे हैं, इनके आगे आने वाले 2-3 सालों के लिए ऑर्डर बुक ऑलरेडी फिल्ड है इनकी, और साथ ही साथ इनको फॉरेन ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में भी ऑपरेट करती है एल लार्सन एंड टुब्रो, तो वहां से भी इनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया में एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट इनको सेटअप करने का मौका मिला है, एक प्रोजेक्ट दी गई है इनको। फिर सोलर मॉड्यूल्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें 4500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट की जाएगी फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। इससे 2 कंपनियां खास करके बहुत बेनिफिट कर सकती हैं। टाटा पावर विच मेक्स सोलर सेल्स वाया इट्स सब्सिडरी, इनकी एक सब्सिडरी है जो सोलर सेल्स बनाती है, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स विच इज द ओनली सोलर ग्लास मेकर इन इंडिया। तो सोलर ग्लास की अगर बात करें तो दिस इज द ओनली ग्लास मेकर ऑफ सोलर पैनल्स इन इंडिया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो इन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑफ 40% एंड 25% ऑन सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स रेस्पेक्टिवली, इन दोनों चीजों पे अच्छी खासी कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। तो इनकी इंपोर्ट ऑब्वियसली महंगी हो जाएगी, तो इससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को काफी फायदा हो सकता है। दिस इज अनदर इंसेंटिव फॉर सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो 33.5 का करंट पीई आ रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि 33.6 के आसपास ये वैल्यू थी, तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आई है। निफ्टी के प्राइस लेवल्स में भी कंसोलिडेशन ही चल रही है, तो बहुत ज्यादा कोई अर्निंग्स में भी चेंज नहीं आई है। हमने देखा था कि 442 443 की वैल्यू थी पिछली वीक। अभी भी अर्निंग्स कोई ज्यादा कंपनीज ने डिक्लेयर चुकी की नहीं है, तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आई है। लेकिन इस हफ्ते से आप इस वैल्यू को चेंज होता हुआ देख सकते हैं, जैसे जैसे बैंक्स, बड़े बैंक्स, एनबीएफसीज, लार्ज आईटी कंपनीज, ये सभी अपनी रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना शुरू करती हैं, अर्निंग्स डिक्लेयर करना शुरू करती हैं, तो इस नंबर में काफी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट दिख सकती है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट इसमें आपको दिख सकती है। होपफुली ये नंबर 500, 550, 600 के नंबर तक अगर ये जाता है तो अच्छी खासी करेक्शन आपको दिख सकती है निफ्टी की पीई वैल्यू में, क्योंकि पीई वैल्यू होती है प्राइस बाय अर्निंग्स। तो अर्निंग्स अगर बहुत ज्यादा इंप्रूव करने लगती है, अच्छी इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स हमें दिखती है, तो पीई वैल्यू में गिरावट आ सकती है। और वही हमें यहाँ पे इस चार्ट में, सेकंड चार्ट में देख सकते हैं आप, जो बॉटम चार्ट में, कि पीई की वैल्यू अच्छी खासी ड्रॉप हमें दिखी है ऑलरेडी, क्योंकि ईपीएस की वैल्यू ऊपर चली गई। तो अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, पीई की वैल्यू धीरे धीरे स्टेबिलाईज करती जाएगी, अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर सकती है पीई वैल्यू। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स कितनी इंप्रूव करती है। ये सभी चीजें डिपेंड करती है अर्निंग्स के ऊपर। अर्निंग्स जितनी इंप्रूव होगी, पीई वैल्यू उतनी ही करेक्ट होगी, विच विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ निफ्टीज ग्रोथ। निफ्टी की करंट पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू है 0.97, तो मार्जिनली बुलिश है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू थी, 0.97 ही थी, तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आई उसमें। जैसे हमने बात की, अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा इनडिसीजन है, इनडिसाइसिवनेस है, तो उस इनडिसाइसिवनेस के कारण निफ्टी की पुट कॉल रेशियो में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई है। इट इज मार्जिनली बुलिश, बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं मान सकते। जब ये वैल्यू 1 होती है तो हम उसको एग्जैक्टली न्यूट्रल मानते हैं, 1 से कम होती है तो थोड़ी मार्जिनली बुलिश होती है। स्पेशली जब 0.75 के आसपास ये वैल्यू पहुंचने लगती है तो हम एक्स्ट्रा बुलिश, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक मानने लगते हैं निफ्टी को। और जब ये वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होने लगती है, स्पेशली जब 1.25 के आसपास जाने लगती है, तो हम ओवरली बेरिश, ओवरली पेसिमिस्टिक मानने लगते हैं निफ्टी के मूवमेंट को। तो अभी मार्जिनली बुलिश है, बहुत ज्यादा कोई नथिंग मच टू राइट होम अबाउट है। जैसे हमने पहले ही बात कर ली, यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा कोई अभी ऊपर नहीं जा रही है, इसलिए अभी लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं कर रही है। अगर ये यील्ड की वैल्यू, जैसे हमने पहले की भी वीडियोज में बात की हुई है, जब ये वैल्यू 2%, 2.5% के आसपास जाने लगेगी, तब तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकती है लिक्विडिटी की इक्विटी मार्केट्स पे। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं दिख रही है, तो यू कैन कीप एन आई ऑन दोज वैल्यूज, दोज यील्ड वैल्यूज। लेकिन अभी बहुत ज्यादा कोई लिक्विडिटी की प्रेशर नहीं है इक्विटी मार्केट्स पे, तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी माइंडफुल अबाउट। तो दोस्तों, आपकी हमारी इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसी हो सकती है? मेरा मानना अभी भी है कि एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, कोई उसमें टेंशन, कोई उसमें चेंज की जरूरत नहीं है। अभी आपको फोमो की फीलिंग नहीं होगी। आप अगर एसआईपी कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई फोमो की फीलिंग नहीं होगी, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है। यहां तक कि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपके पास अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन ऐसी है कि आप थोड़ा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो। तो ये सब चीजें डिपेंड करते हैं कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स काफी लंबे हैं, काफी आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी भी लंबी है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। रिस्क इन द सेंस कि आप थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपकी टाइम होराइजन लंबी है। तो अगर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहती भी है मार्केट में, तो यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब दोज वॉलेटिलिटीज बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन।
लेकिन आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जो अभी 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में भी अगर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा इक्विटी एलोकेशन अपना कम कर सकते हो और एसआईपी को उसी हिसाब से आप वेरी कर सकते हो, पॉज कर सकते हो या थोड़ा कम कर सकते हो। तो वो चीजें आपको डिपेंड करती है कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी होनी चाहिए। ऐसा आपने डिसाइड किया हुआ है कि एसेट एलोकेशन आप कैसे रखने वाले हो, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, 1-2 हफ्ते में वो वीडियो आ जाएगी कि एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो और कैसे वेरी करके अपने गोल्स को अचीव करने में सहूलियत ला सकते हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क में। तो उन सभी चीजों की हम बातें करते रहेंगे, अक्सर करते रहते हैं और अक्सर करते भी रहेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम करते रहेंगे। लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लंबी है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन काफी लंबी है, तो अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। अगर निफ्टी 14,000 14,300 14,200 जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां पे जब भी निफ्टी जाती है तो आप थोड़ी बहुत अपनी स्टैगर्ड वे में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी कैश पोजीशन अच्छी बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है कि आप कैश पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हो, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को, जैसे हमने बात की, स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रह सकते हैं आप। अगर आपके पास कैश पोजीशन ऐसी है, अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी कुछ पैसे बचे हैं या सैलरी आई है या बोनस वगैरह आए हैं, तो आप उसको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रह सकते हैं। अगर आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहती है, अगर आप केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि साथ साथ आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हो अपने डीमैट अकाउंट्स में, तो अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहती है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई करके अपने वॉच लिस्ट में लगाए रखते हो, उनके सपोर्ट लेवल्स को वॉच करते रहते हो, तो उन सभी के आपको डिस्प्रोपोर्शनेट फायदे मिल सकते हैं। बहुत अच्छे आउटसाइज्ड अपॉर्चुनिटीज आपको दिख सकती हैं। यू हैव टू वॉच आउट फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स। जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन बन रही है, खासकर इंडिया में, वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर आ रही है, क्योंकि फिर से एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रही है कि उनके एनपीएस फिर से बढ़ सकते हैं। और अब तो आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी है कि उनको एनपीएस डिक्लेयर नहीं करने, तो अब तो उनको एनपीएस डिक्लेयर करने ही है, सारे नंबर्स खोल के दिखाने ही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बैंक्स। स्ट्रॉन्ग बैंक्स में उन्होंने अच्छी खासी प्रोविजनिंग की हुई है, तो इनके एनपीएस बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बढ़ेंगे या फिर पुअरली गवर्न बैंक्स के बढ़ेंगे। तो अच्छे वेल मैनेज्ड वेल गवर्न बैंक्स के नंबर्स आपको अच्छे फिर भी दिख सकते हैं, रिलेटिवली हेल्दी दिख सकते हैं। इसलिए आपको मार्केट लीडर्स के साथ, अच्छे बैंक्स के साथ, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले बैंक्स के साथ स्टिक करना है। फालतू के बैंक्स, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले बैंक्स के साथ नहीं रहना है, उनसे दूर रहना है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हैं, खासकर जो एनबीएफसीज या फाइनेंशियल बैंक्स हैं उनके आप वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही मौके होते हैं जब मार्केट में थोड़ी पेसिमिज्म बनती है बिकॉज ऑफ नो फंडामेंटल रीजन, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होती है लेकिन फिर भी पेसिमिज्म बनती है, तो दोज आर द टाइम्स, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक्स को अच्छी प्राइस लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सेंटिमेंट्स आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, एंड दे कैन पे यू रिच डिविडेंड्स, दे कैन गिव यू ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको दो चीजें हेल्प कर सकती हैं, जैसा हम हर वीडियो में आपको रिमाइंड कराते हैं कि दो चीजें हमारे चैनल की आपको हेल्प कर सकती हैं। पहली तो है सेकंड वीडियो जो संडे को आती है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बाय नाउ। उसमें हम उस वीक के लिए जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूं, और उस वीडियो को देख के आप अपनी वॉच लिस्ट को आप फ्रेश अपडेटेड बना के रख सकते हैं, उनके सारे प्राइस लेवल्स को, उनके सपोर्ट लेवल्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं, और उस बेसिस पे, उस सारी डिस्कशन के बेसिस पे, सारे इंटरेक्शन के बेसिस पे, अगर आपको लगता है कि वो सारे स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपकी जो ग्रोथ परसेप्शन है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के अगर आपको लगता है कि वो सारे स्टॉक्स आपकी थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, और अगर वो आपकी कैश पोजीशन को देखते हुए, कंसीडर करने के बाद, अगर वो प्राइस लेवल्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो दोज डिस्कशंस कैन रियली हेल्प यू। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको कोई एक्सेस के पैसे नहीं लगते, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस मैं एक नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। जो भी अच्छे स्टॉक्स जिसकी हम डिस्कशन संडे को करते हैं, अगर उनमें से कोई भी स्टॉक्स, या फिर अगर वो डिस्कशन में कोई स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे नहीं थे लेकिन अचानक से वो अच्छे प्राइस लेवल्स पे आ गए, तो उनको चूंकि मैं अपनी वॉच लिस्ट पे देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ, तो कोई भी अच्छे स्टॉक्स अगर आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे दिखते हैं मुझे, तो मैं उसकी नोटिफिकेशन क्विकली आपको भेज देता हूँ, और आप क्विक एक डिसीजन ले सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल जजमेंट,
तो आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं एंड दैट कैन रियली हेल्प यू आउट। तो ये दोनों चीजें अगर आप करते रहते हैं, संडे की सेकंड वीडियो फॉलो करते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच काफी ईजी हो जाती है। बहुत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, कोई एंग्जाइटी की फीलिंग नहीं होती, कोई फोमो की फीलिंग नहीं होती। कभी भी जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके फायदे आपको लेने के हमेशा मौके मिलते रहते हैं। आप अपनी कैश पोजीशन को धीरे धीरे बिल्ड भी करते रह सकते हैं और साथ ही साथ डिप्लॉय भी करते रह सकते हैं बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू सी इन द मार्केट। और अगर कैश पोजीशन आपकी खत्म भी हो जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी कैश पोजीशन है अच्छी, अगर आपने कुछ अच्छा बफर बना के रखा हुआ है, कम से कम आपकी जॉब अगर सिक्योर्ड है, तो आपको कम से कम ये फायदा रहेगा कि आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर थोड़ी मार्केट में और वॉलेटिलिटी रहती भी है, थोड़ी मार्केट नीचे भी जाती है, तो आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा वेट करके उसके अपॉर्चुनिटीज के फायदे लंबे समय में जरूर पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी डिस्कशन, थोड़ा मैं ब्लैबर भी करता रहा तो उसके लिए मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरी उम्मीद ये बस ये रहती है, मेरी एफर्ट रहती है कि सारी डिस्कशन से आपको फायदे पहुंचे, आपकी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस अच्छी फ्रेश रहे, कोई आपकी एंजाइटी ना हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और लंबे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, लंबे टाइम होराइजन के थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप इन्वेस्टेड रहें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको ये सारी डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स आपको फायदे पहुंचाए। बस यही मेरी आशा और एफर्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी डिस्कशन और एक थॉट प्रोसेस जो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है उससे आपको फायदे मिलेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प है जो मैं कर सकता हूँ आपको, तो प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू इंटरेक्ट विथ यू ओवर देयर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।